नमस्ते। पब्लिक इंडिया के सारे दर्शकों का अभिवादन। आपसे एक आग्रह है और इसीलिए मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे आग्रह कर रहा हूं। 16-17 नवंबर 2024 को लखनऊ के मोती महल लॉन में अवध कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। आग्रह यह है कि अवध कॉन्क्लेव को सफलतापूर्वक आयोजन के लिए धन की आवश्यकता है। हम लोग पहले इसको करते रहे हैं, दूसरे नाम से करते रहे हैं, अवध कॉन्क्लेव, लोकमत सम्मान इत्यादि इत्यादि नाम से। लेकिन इस बार अलग अलग विषयों पर डिस्कशन होगा। देश के अपने अपने स्पेशलिस्ट आएंगे और इन सबके लिए मैं एक QR कोड आपको दे रहा हूं। इससे आप ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं क्या रूपरेखा है। लेकिन आपसे फिर से एक बार अपील है कि इस आयोजन को सफल बनाने के लिए थोड़ी आर्थिक मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, आज फिर मैं राजनीतिक चर्चा नहीं कर रहा हूं। कारण यह है, परसों मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जो कि आपको आगाह करने के लिए थी कि शेयर मार्केट के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय खबरें हैं और जो राष्ट्रीय खबरें हैं वो आपके पैसे को बढ़ा भी सकती हैं और आपके पैसे को घटा भी सकती हैं। आपके निवेश को बहुत तेजी से ऊपर भी ले जा सकती हैं और बहुत तेजी से आपके पैसे को बर्बाद भी कर सकती हैं। क्योंकि ये सब्जेक्ट मेरे दिल के सबसे नजदीक है और अपने अधिकांश अध्यापन काल में मैंने यही सब्जेक्ट पढ़ाया है। और क्योंकि मैं मानता हूं कि मेरे देशवासियों के लिए, उनके लिए जो धन उन्होंने कमाया है, पसीना बहा के कमाया है, उसकी रक्षा करना उनका दायित्व है और मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको बताऊं कि वो अपने पैसे को डूबने न दें। जो परसों मैंने वीडियो अपलोड की थी उसमें बहुत सारे सुझाव मिले मुझे, बहुत सारे फोन कॉल्स आए, बहुत सारे कमेंट्स आए और लोगों ने मुझसे कहा कि स्वामी साहब, ये आपने अच्छा ट्रेंड शुरू किया है कि राजनीतिक चर्चा के बजाय अब आपने थोड़ा सा ऐसे विषयों पे भी प्रकाश डालना शुरू किया है जिसमें हमारा भी इंटरेस्ट है, उनकी भी रुचि है। तो जो रिस्पांस मिला उसके आधार पे मुझे प्रेरणा मिली कि मैं इस सब्जेक्ट को थोड़ा विस्तृत रूप से बताऊं, क्योंकि ये मेरा सब्जेक्ट है। और जो मेरे युवा पीढ़ी ने अपने कमाए हुए धन को फिक्स डिपॉजिट में और बॉन्ड में न लगाकर शेयर मार्केट में लगाया है, म्यूचुअल फंड में लगाया है, हर महीने छोटा छोटा निवेश करके अपनी पूंजी का निवेश किया है, ये सोचकर कि उनको कम से कम 12-13% का कंपाउंड रिटर्न मिल जाए, जबकि फिक्स डिपॉजिट में उनको रिटर्न 6-7% का मिलता है, जिससे कि वो इन्फ्लेशन को भी कवर नहीं कर पाता है। तो इसी विषय पे मैंने आज फिर सोचा कि मैं वीडियो आपको डालूं। लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है कि जो लोग निवेश करते हैं और रेगुलरली निवेश करते हैं, पहला तो मेरा उनसे ये निवेदन है कि शेयर मार्केट में ट्रेडिंग ना करें। अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो ये जो बुल्स बियर ट्रैप्स हैं इसमें आप फंस जाएंगे। बहुत सारे मेरे छात्रों के फोन मेरे पास आते हैं क्योंकि ये सब्जेक्ट मैंने उनको पढ़ाया है, तो उनको लगता है कि स्वामी साहब से राय लेके वो जल्दी कुछ पैसा कमा लें। तो मैंने हमेशा उनसे कहा कि बेटा, कभी भी शॉर्ट टर्म गेन्स के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन इस चीज का हमेशा ध्यान रखो कि अंतरराष्ट्रीय आर्थिक जगत में, राजनीतिक जगत में, सामाजिक जगत में और देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको अवश्य पढ़ो। बिना पढ़े निवेश मत करो, बिना समझे निवेश मत करो और आंख खोल कर निवेश करो और किसी की राय पे निवेश मत करो। अपनी रिसर्च खुद करो और मेरी बात पे भी विश्वास मत करो। ये मैंने अपने छात्रों को बताया है और मैं आज जो ये निवेदन करने जा रहा हूं, आप लोगों से भी निवेदन करता हूं, मेरी बात पे विश्वास न करें, मेरी बात को सुने, उसका विश्लेषण करें, उसकी पुष्टि करें और उसके बाद अपना निर्णय खुद लें। और अपने जो आपके आर्थिक सलाहकार हो या आपके जो कंसल्टेंट हो, फाइनेंशियल कंसल्टेंट, जो रिलायबल हो, लेकिन आंख मूंद के उन पे भी विश्वास न करें और अपना पैसे का निवेश खुद करें। लेकिन यह बहुत आवश्यक है कि जो भी अंतरराष्ट्रीय जगत में हो रहा है और देश के क्षेत्र में हो रहा है उसका अध्ययन आप करके ही निवेश करें। देखिए, अच्छे रिटर्न के लिए, हायर रिटर्न के लिए और अपनी रिस्क को कम करने के लिए लोग निवेश करते हैं। कुछ लोग सोने में निवेश करते हैं, कुछ रियल एस्टेट में निवेश करते हैं, कुछ फिक्स डिपॉजिट में निवेश करते हैं, कुछ शेयर मार्केट में निवेश करते हैं
और सबका उद्देश्य ये होता है कि रिस्क कम से कम हो और रिटर्न ज्यादा। अच्छा, एक सिद्धांत और है, मैं आपको बता दूं। वो सिद्धांत ये कहता है, उसको कहते हैं रूल ऑफ 100। रूल ऑफ 100 का मतलब ये होता है कि 100 में से अपनी उम्र को घटा दीजिए और जो बचे 100 में से अपनी उम्र को घटाने के बाद जो बचे उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कीजिए, और जो आपकी उम्र है उसको फिक्स डिपॉजिट में और फिक्स्ड इनकम रिटर्न्स में निवेश करिए। मतलब ये, जैसे मान लीजिए मेरी उम्र 72 साल है, मान लीजिए क्या है 72.5 साल है, तो इस सिद्धांत के अनुरूप मुझे 72.5% अपनी पूरी पूंजी का निवेश फिक्स डिपॉजिट और फिक्स्ड इनकम रिटर्न में करना चाहिए, जिससे कि, क्योंकि इस उम्र में रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आदमी की कम हो जाती है, होनी चाहिए, मेरी तो नहीं हुई लेकिन हो जाती है। और ये सिद्धांत ये कहता है कि अगर 72 साल की उम्र है तो 72% अपना निवेश, अगर 1 करोड़ आपके पास टोटल निवेश करने के लिए है तो 72 लाख रुपए फिक्स रिटर्न में लाद दीजिए, जिससे आपको कम से कम 7% का उसमें रिटर्न मिल जाए। 7% का रिटर्न 72% के हिसाब से 7% के हिसाब से करीब करीब 4,90,000 आपको मिल जाएगा। 40-50 हजार रुपए आपको महीना मिल जाएगा, आपका घर खर्चा चल जाएगा और कोई रिस्क नहीं होगी। और रिस्क भी अगर आप आरबीआई बॉन्ड में लगाएंगे तो रिटर्न 5% होगा, लेकिन रिस्क बिल्कुल 0 हो जाएगी। सरकारी बैंक में लगाएंगे रिटर्न 6.5% होगा, रिस्क थोड़ी बढ़ जाएगी। प्राइवेट बैंक्स में लगाएंगे रिटर्न 7.5% होगा, रिस्क और बढ़ जाएगी। और बिल्कुल ही अगर किसी प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में लगाएंगे तो रिटर्न 9% का होगा, लेकिन रिस्क और बढ़ जाएगी। अगर आप चिट फंड में लगाएंगे तो 15% रिटर्न होगा, लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा हो जाएगी। ये आपका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी पे है कि आप कहां पे रिटर्न, लेकिन एक सिद्धांत मैंने आपको बता दिया। अच्छा, जो इसका मतलब ये हुआ कि जिनकी उम्र बहुत कम है, मान लीजिए 24 साल की आप हैं और 24 साल में आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है, क्योंकि अगले 50 साल 60 साल 40 साल आप नौकरी करेंगे और ये नौकरी करने में आप बहुत पैसा कमाएंगे, बहुत उतार चढ़ाव होंगे, तो रिस्क टेकिंग कैपेसिटी एक यंग एज में व्यक्ति की ज्यादा होनी चाहिए, बल्कि एक बुजुर्ग और वृद्ध आदमी के लिए, और वो रिस्क ले सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर 24 साल आपकी उम्र है तो 24% अपने जो टोटल निवेश है उसका फिक्स डिपॉजिट में और बॉन्ड्स में लगाइए, फिक्स्ड इनकम रिटर्न में लगाइए, और बाकी जो 76% बचता है, 76 लाख रुपए होता है, वो आप शेयर मार्केट में लगाइए। ये तो मोटा मोटा सिद्धांत एक मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा आपको बता दूं। अब जो अंतरराष्ट्रीय जगत में परिवर्तन हो रहे हैं और देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं उससे मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। देखिए, मैं कोई सिवियर स्टड कंसल्टेंट नहीं हूं, इसलिए मैं कोई राय नहीं दे रहा हूं, मैं केवल विश्लेषण कर रहा हूं। और विश्लेषण का अपने आप विश्लेषण का सुने, उसमें मनन करना चाहें तो करें, सोचना चाहें, लेकिन ध्यान रखें क्योंकि ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो सकती है। और हो सकता है जो मैं कह रहा हूं वो 10 दिन के बाद गलत सिद्ध हो जाए, हो सकता है वो सही सिद्ध हो जाए। मैं केवल जो सिद्धांत हैं उनके अनुसार अपना विश्लेषण कर रहा हूं। देखिए, 3 घटनाएं अंतरराष्ट्रीय जगत में और देश के जगत में हुई। पहला परिवर्तन यह हुआ है कि अमेरिकन फेड, जैसे भारतवर्ष में आरबीआई है, वो अपनी फाइनेंशियल मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करता है, वैसे ही अमेरिका के अंदर फेड है, वो वहां की पॉलिसी डिसाइड करता है। वहां का सेंट्रल बैंक है, जैसे हमारा आरबीआई है वैसे वहां का फेड है। तो फेड में एक निर्णय लिया है कि वहां पे इंटरेस्ट रेट 0.25% घटा दिया है। अच्छा, लोग बड़े ध्यान से इस चीज पे ध्यान रख रहे थे कि फेड क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट घटाएगा कि बढ़ाएगा, यूरोपियन यूनियन बढ़ाएगा कि घटाएगा, जापान बढ़ाएगा कि घटाएगा, भारतवर्ष बढ़ाएगा कि घटाएगा, चीन बढ़ाएगा कि घटाएगा। तो पहले यह समझना आवश्यक है कि अगर कोई सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम करता है तो उसका क्या मतलब होता है, और इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो उसका क्या मतलब होता है। देखिए, किसी भी देश के अंदर पैसे के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को सेंट्रल बैंक चेंज करता है, और इंटरेस्ट रेट के बढ़ने से बहुत दूरगामी प्रभाव होते हैं। जैसे अभी तक फेड और पूरा अंतरराष्ट्रीय जो फाइनेंशियल मार्केट्स थे वहां पे इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे थे। इंटरेस्ट रेट को इसलिए बढ़ा रहे थे कि जब इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हो जाता है तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देते हैं। जब इंटरेस्ट रेट सेंट्रल बैंक बढ़ा देगा, सारे कमर्शियल बैंक्स बढ़ा देंगे, हर जगह इंटरेस्ट ज्यादा हो जाएगा, तो जो उपभोक्ता है, जो कंज्यूमर है, उसके पास डिस्पेंसेबल इनकम माने खर्च करने लायक आमदनी कम हो जाती है। जैसे अब आप सोचिए, मानी बात है कि अगर आप
ईएमआई देते हैं, कार की देते हैं, मकान की देते हैं, जो आपने लोन ले रखे हैं उसकी पेमेंट करते हैं। तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा तो 1 लाख की आमदनी में पहले आप 30,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहे थे, अब 32,000 देंगे तो 2,000 आपकी आमदनी कम हो जाएगी, तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। जब पैसा मार्केट में कम आप खर्च करने के लिए आएगा तो रेट कम हो जाएंगे। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। अगर 0.25% फेड ने इंटरेस्ट रेट कम किया, इसका मतलब यह है कि फेड ये चाहता है कि अब मनी सप्लाई है मार्केट के अंदर वो बढ़े, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़े, क्योंकि उसने करीब करीब इन्फ्लेशन को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया है। तो ये भारतवर्ष के अंदर भी ये मांग है कि साहब इंटरेस्ट रेट को कम कीजिए, क्योंकि इन्फ्लेशन पहले जो बिल्कुल बहुत ज्यादा बढ़ गया था वो करीब करीब कम हुआ है। वैसे तो चाहते हैं यार आदमी की इन्फ्लेशन कम हो जाए, लेकिन एक लेवल तक इन्फ्लेशन जो है वो आर्थिक गतिविधियों के लिए भी बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, मॉडरेट इन्फ्लेशन। तो एक तो अच्छा, फिर जब ये इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इसका शेयर मार्केट पे क्या इंपैक्ट होता है? शेयर मार्केट पे इसका इंपैक्ट पॉजिटिव होता है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई फिक्स डिपॉजिट इंस्ट्रूमेंट में, आपके पास पैसा है, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए है। अब 1 करोड़ रुपए आप सोच रहे हैं कि इसको मैं एफडी में डालूं या शेयर मार्केट में डालूं। अगर पहले इंटरेस्ट रेट 8% था तो आपको 8% फिक्स डिपॉजिट पे रिटर्न मिलता था। अगर ये 7.5% हो गया तो 7.5% मिलेगा। तो हमारी बात है, फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने की आपकी प्रेरणा कम हो जाएगी। अगर फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालने की प्रेरणा कम हो जाएगी तो आप शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा उन्मुख होंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा फिक्स डिपॉजिट में तो आप मतलब रिस्क फ्री रिटर्न आपको फिक्स डिपॉजिट में मिलेगा, तो आप शेयर मार्केट में पैसा नहीं डालेंगे। तो अगर अमेरिका ने इंटरेस्ट रेट कम किया, जापान ने कम किया, यूरोप ने कम किया, इंडिया ने कम किया, तो मनी फ्लो बढ़ जाएगा। फिक्स डिपॉजिट की तरफ, बैंक की तरफ पैसा जाना कम हो जाएगा, शेयर मार्केट की तरफ ज्यादा आएगा, तो शेयर मार्केट बढ़ेगा। तो एक अपेक्षा की जाती है शेयर मार्केट बढ़ेगा। नंबर 2, चीन के अंदर, चीन ने एक बड़ा अवेटेड था, बहुत दिनों से इंतजार था, एक पैकेज, फाइनेंशियल पैकेज देने की वो सोच रहा था अपनी इंडस्ट्री को, अपनी सोसाइटी को, अपने बायर्स को। तो उन्होंने एक पैकेज दिया है, चाइना ने वो दिया है 70 लाख करोड़ का कर से राहत दी है, जो 3 साल के अंदर चीन देगी, 70 लाख करोड़। और ये अगर ब्याज में राहत देगी तो मानी बात है कि उसका चाइनीज इंडस्ट्री को फायदा होगा। चाइनीज इंडस्ट्री को फायदा होगा तो प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी। और जैसे पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो पूरा इंटरनेशनल मार्केट भारत की तरफ शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा था, वो पिछले 3-4 महीने के अंदर आपने देखा कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भारत की तरफ पैसा लगाने के बजाय भारत से पैसा निकाला और चीन में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि इस पैकेज का वो वेट कर रहे थे। तो अगर भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकला फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का, तो भारत का शेयर मार्केट गिरा और चीन का शेयर मार्केट बढ़ गया। और करीब 1 लाख करोड़ का एक महीने के अंदर भारत के शेयर मार्केट से विदेशी निवेशकों ने पैसा लगाया और चीन के अंदर 5-5, 6-6% एक दिन में शेयर मार्केट बढ़ गया। तो अगर ये पैकेज आ गया है, इतना बड़ा पैकेज आ गया है, फाइनेंशियल पैकेज आ गया है, वहां की इंडस्ट्री को फायदा होगा, तो मानी बात है कि जो लोग चाइनीज इंडस्ट्री में पैसा लगाएंगे, विदेशी निवेशक, हो सकता है कि उनका फ्लो बढ़ जाए, चाइनीज शेयर मार्केट और ज्यादा बढ़ जाए। और क्योंकि उनके कंपटीशन में भारत का शेयर मार्केट इतना लुक्रेटिव नहीं रहेगा, तो भारत के शेयर मार्केट से पैसा निकल जाए, ये हो सकता है। मैं केवल आपको इस सूचना के आधार पर आगाह करना चाहता हूं कि अपने निवेश को उसी हिसाब से आप मॉनिटर करें और उसको कंट्रोल करें। अच्छा, तीसरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जीतने से अमेरिका के अंदर क्या परिवर्तन हो सकता है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की एक पॉलिसी थी, अब आशा है कि वो पॉलिसी को इंप्लीमेंट करेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं वो राइटिस्ट हैं, वो दक्षिणपंथी हैं। तो वहां के पूंजीवाद को, पैसे वाले लोगों को, अमीर लोगों को, अपर इनकम ग्रुप को वो थोड़ा सपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो उन्होंने एक बेसिक नीति उनकी है कि वो इनकम टैक्स को 0 लेवल पे ले आएंगे। अच्छा, 0 इंटरेस्ट रेट, अगर इनकम टैक्स 0% कर देंगे तो किसको फायदा होगा? भाई मानी बात है, उन लोगों को फायदा होगा जिनकी इनकम है, जो इनकम टैक्स देते हैं। जैसे भारतवर्ष में भी हमारे 140 करोड़ की जनसंख्या में हार्डली 8 करोड़ लोग इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और 3-3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इनकम टैक्स पे करते हैं, बाकी तो केवल रिटर्न फाइल करते हैं। तो करीब 1.5-2% लोग ऐसे होते हैं जो इनकम टैक्स देते हैं, बाकी लोग तो इनकम टैक्स देते नहीं। तो अगर आप इनकम टैक्स 0 कर देंगे अमेरिका के अंदर, मान लीजिए वहां पे परसेंटेज ज्यादा होगा, लेकिन अगर वहां पे इनकम टैक्स 0% कर देंगे तो नुकसान किसको होगा? जो इनकम टैक्स देता है।
और जो इनकम टैक्स नहीं देता है, जो गरीब और बहुत ही गरीब श्रेणी में है, इनकम टैक्स देता नहीं, उसको कोई फायदा नहीं होगा। तो लेकिन अच्छा, एक बात तो ये हुई कि अमीरों को फायदा होगा। अच्छा, वहां की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, जब मिडिल क्लास को इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ज्यादा पैसा उसके पास होगा, तो अमेरिकन इंडस्ट्री को फायदा होगा। अब इसके बाद प्रश्न उठता है कि अमेरिका अगर इनकम टैक्स को कम कर देगा तो उसको रेवेन्यू कैसे मिलेगा, क्योंकि उसका भी लोन कंटेंट डेट्स जो है बहुत ज्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे श्रीलंका के बड़े, पाकिस्तान के बड़े, भारतवर्ष के बड़े, बांग्लादेश के बड़े, करीब करीब सब देशों के बड़े, और अमेरिका का भी डेट लेवल जो है वो बहुत ज्यादा है। तो अगर इस प्रकार से वो इनकम टैक्स को जीरो कर देंगे तो उनके पास पैसा कहां से आएगा, सोशल एक्सपेंडिचर करने के लिए पैसा कहां से आएगा। तो उसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप साहब की यह पॉलिसी है कि जो टैरिफ्स लगाती है अमेरिकन गवर्नमेंट, जो बाइडेन साहब के समय में, ओबामा साहब के समय में कम था, उसकी वजह से चाइना को फायदा होता था, इंडिया को फायदा होता था, और जो लोग अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते थे उनको फायदा होता था, क्योंकि अमेरिका का टैरिफ कम था, जो टैक्सेस थे वो कम थे। और डोनाल्ड ट्रंप साहब का कहना यह है कि चाइना और इंडिया जब अमेरिका के अंदर कोई चीज एक्सपोर्ट करते हैं तब तो फायदा उठा लेते हैं लो टैरिफ का, लेकिन जब अमेरिका भारतवर्ष में, चीन में कोई चीज भेजता है तो वहां पे जाके इतने ज्यादा टैरिफ लगे हुए हैं कि उनका माल महंगा हो जाता है और अमेरिका को नुकसान हो जाता है और चीन और भारत को फायदा हो जाता है। बल्कि एक बार डोनाल्ड ट्रंप से कहा भी था कि जापान के अंदर आप जाइए, वो आपको ट्रीट बहुत अच्छा करेंगे, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े ईमानदार लोग हैं, लेकिन आपके लिए वहां पे जाके अमेरिकन सामान को बेचना बहुत मुश्किल है। और जापान और ताइवान के लोग अमेरिका में आके अपना माल बेच बाच के चले जाते हैं क्योंकि वह टैरिफ कम है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी यह है कि इनकम टैक्स को जीरो कर देंगे और जो विदेश से आने हुए सामान है उस पर टैक्सेस को बढ़ा देंगे। अगर ये टैक्सेस को बढ़ाएंगे तो नुकसान किसको होगा, भारतवर्ष को होगा, चीन को होगा और सारे उन कंट्रीज को होगा जो अमेरिका के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। क्योंकि चीन के पास हमसे ज्यादा फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनकी जीडीपी ज्यादा है, क्योंकि उनकी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बहुत ज्यादा है। हम तो बेसिकली कंज्यूमर इंडस्ट्री हैं और सर्विस इंडस्ट्री में हमारा 52% का जीडीपी कंट्रीब्यूशन आता है। तो चीन तो नुकसान को शायद झेल जाएगा, भारत के लिए वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और अमेरिका को, क्योंकि अपनी इकोनॉमी को सुदृढ़ करना उसका मुख्य उद्देश्य है और वही डोनाल्ड ट्रंप साहब की पॉलिसी है, तो वो इनकम टैक्स को 0% करके टैरिफ को बढ़ा के भारत और चीन को चोट पहुंचा देंगे। तो इसलिए ये 3 खबरों के आधार पे आपसे मेरा निवेदन है कि इस सूचना को पढ़ते हुए जो भी आपके निवेश हैं, अच्छा एक चीज से मैं और सहमत नहीं हूं, ये बात वॉरेन बफेट ने भी कही थी कि लोग कहते हैं कि साहब शेयर मार्केट में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। तो वॉरेन बफेट ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने कहा था कि इन द लॉन्ग टर्म एवरीथिंग इज डेड, और मैं इससे सहमत हूं। मतलब ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म का मतलब यह है कि आप पैसा लगाते रहें, मरते दम तक आप लगाते रहें और मर जाएं और उसका पैसा वहीं का वहीं बेकार पड़ा रहा है। इसका मतलब यह है कि जो मार्केट के उतार चढ़ाव हैं, अगर वो बहुत डीप उतार होने वाला है, बहुत तेज चढ़ाव होने वाला है, तो उसका भी अंदाजा लगा के कभी कभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में शॉर्ट टर्म डिसीजन भी लेना आवश्यक है। क्योंकि मान लीजिए आपने 10,000 के निफ्टी में पैसा लगाया, वो 25,000 तक हो गया, लेकिन आपने बेचा नहीं, और फिर आप 15 साल 25 साल बैठे रहे, फिर वो 10,000 पे आ गया तो आपने बेचा, तो आपको कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट जो पिछले 3-4 साल से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ रहा था, अगर वो ओवरबॉट पोजीशन पे आ गया है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड हो गए हैं, तो अगर आपको लगता है तो उसमें बेच के निकल जाइए। जब मार्केट नीचे आए तो दोबारा खरीद के मार्केट में निवेश कर सकते हैं। और उन कंपनियों पे भी विशेष निगाह रखिए जो कि गवर्नमेंट की पॉलिसी, इंटरनेशनल पॉलिसी, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से जिस प्रकार से वहां पे एलॉन मस्क को फायदा होने वाला है, एलॉन मस्क का भारत के अंदर प्रवेश करने की इच्छा है और उससे कुछ इंडस्ट्रीज का संघर्ष होने वाला है, जिससे कि एक बहुत टफ कंपटीशन होने वाला है। और एलन मस्क, यू नो, दैट इज फाइनेंशियली मोर पावरफुल देन मोस्ट ऑफ आवर बैरन्स एंड इकोनॉमिक किंग्स। तो इसलिए इन सब चीजों का विचार करते हुए अपने निवेश का ध्यान रखें। मैंने 3 खबरें आपको दी, इससे आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि चीन का फाइनेंशियल पैकेज, अमेरिका का इंटरेस्ट रेट कम करना, अमेरिका का इनकम टैक्स को 0% करके टैरिफ्स को बढ़ाना भारतवर्ष के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है। और जो लोग ये मान के चल रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से भारत को बहुत ज्यादा फायदा होगा, वो मुगालता क्लियर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है 4-6 महीने में भक्तों को भी पता चल जाएगा, ऐसा जो वो सोच रहे नहीं होगा। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।